नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक माह के बाद लगभग विधानसभा के चुनाव हैं और इस बार का चुनाव बहुत अहम कहा जा रहा है, खास कहा जा रहा है। हालांकि चुनाव हर बार खास होता है, लेकिन इस बार इसलिए खास है कि मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस सत्ता में आई थी और उसके 1.5 साल के बाद में जो उलटफेर हुआ उसके बाद में भाजपा सत्ता में आई। इस बार आम जनता मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है कि किसे सत्ता में लेकर आया जाए। लेकिन खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस जो है वो महिलाओं पर खास फोकस कर रही है, महिलाओं को काफ़ी टिकट दिया है। और इस बार इस वक्त हम उज्जैन उत्तर में मौजूद हैं, जहां पे माया त्रिवेदी ये कैंडिडेट हैं जो पिछली 3 बार पार्षद रही हैं और अलग अलग तरह से उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है जनता के बीच में। इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर आप क्या महसूस करती हैं और क्या अपनी जीत को लेकर वाकई आश्वस्त हैं और क्यों हैं, इस पर बातचीत खुद माया जी से करते हैं। माया जी, बहुत स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, पहले हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार तो खैर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद में बदलाव हुआ और उसके बाद में अब जो भाजपा लगातार काम कर रही है, लाडली बहना के नाम पर काम कर रही हो या फिर किसानों के ऋण का ब्याज माफ़ी की बात कर रही हो, युवाओं को रोज़गार देने की बात कर रही हो, अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। हिंदू भी अपने आप में एक वो भी हिंदुत्व भी एक मुद्दा है। ऐसे में कांग्रेस कहाँ टिक पाएगी? पिछली बार 2 या 3 सीटें ज़्यादा थीं और बाकी मिलाकर 7 सीटों से बहुमत आपके पास आया था। तो इस बार कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है कि वो सत्ता में आ जाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में है। अगर मैं ऑल ओवर पूरे इंडिया की भी बात करूं तो जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी उनका एक नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं शुरुआत वहीं से करूंगी कि क्या महंगाई कम की? अपना आकलन करे बीजेपी खुद, उन्हें तो फिर जनता तो आकलन करेगी ना। सन 2014 जब आप सरकार में आए तब आपने कहा था कि हम सब चीज़ों के दाम कम करेंगे। गैस की टंकी 400 की मिलती थी, आज 1200 की, 3 गुना ज़्यादा। फिर डीजल पेट्रोल के दाम, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अभी दाम कम हैं, इसके बावजूद डीजल पेट्रोल का दाम अधिक से अधिक जो ले सकती है सरकार वो ले रही है। इसके अलावा आटा दाल सामान की भी बात करूं, अगर एक सामान्य गृहिणी महिला के लिए तो उसके भी दाम बढ़े हुए हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो अपने घर का खर्च आटा दाल सामान का 2500 से 3000 में पूरा कर लेता था, आज उसे वो 5 से 10 के बीच में पड़ रहा है, अगर कोई वो विशेष चीज लाता है तो ये जो अंतर आया है बहुत बड़ा, वो जो जनता है वो कहीं महसूस कर रही है और इस बार वोट यहाँ से होगा। आप बात करें यहाँ से होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो धर्म भी हावी होता है। सनातन धर्म की बात हो रही है, हिंदुत्व धर्म की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है। आपको लगता है कि आम आदमी ये सब चीज़ें दरकिनार कर देता है और वो सोचता है कि उसके धर्म की यदि पताका आगे कोई ले जा रहा है तो वो उसके साथ में होता है? आपको लगता है ये मुद्दा जो है कहीं भारी पड़ सकता है? बिल्कुल भारी पड़ेगा मुद्दा, और उन्हीं के ऊपर पड़ेगा भारी ये धर्म का मुद्दा। ये महाकाल की नगरी है उज्जैनी, अवंतिका बहुत पुरानी नगरी है, और वहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए शुल्क लगाना ये धर्म है। बाबा महाकाल के नाम पर महाकाल लोक का निर्माण हुआ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ की योजना बनाई, ये धर्म है। उसको सरकार जाते ही 600 करोड़ की कर देना, और 300 करोड़ खाने के और 300 करोड़ बनाने के, वो साबित भी बाबा महाकाल ने ही कर दिया। सिर्फ एक आंधी तूफान में सप्त ऋषियों की मूर्तियाँ, वो जिस कमल के फूल पर बैठी हुई थी वो उतर करके नीचे बैठ गई। उन्होंने कहा ये गलत हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है। अगर हम उज्जैन में ही देखें तो इंदिरा गांधी जी की मूर्ति 3बत्ती चौराहे पर बरसों से लगी हुई है, राजीव गांधी जी की मूर्ति बरसों से लगी हुई है, दीनदयाल उपाध्याय जी की भी मूर्ति पत्थर की लगी हुई। लेकिन महाकाल लोक में जो गड़बड़ी की वो सामने दिखाई दे रहा है। क्या एक आंधी और जिन लोगों ने ये बनाया और लगाया, क्या उन्हें ज्ञान नहीं था इस बात का कि आप खुले में लगा रहे हो, आंधी भी आएगी, तूफान आएगा, धूप भी आएगी, ठंड भी पड़ेगी? तो क्या सोच करके ऐसी मूर्तियाँ लगाई थी कि जो हवा में ही उड़ गई? आपको लगता है माया जी भ्रष्टाचार से आम आदमी प्रभावित होता है? क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा से किसी सरकार कहीं की बदली हो, ये अपने आप में मतलब विडंबना भी है।
दुर्भाग्य भी है कि आम आदमी भ्रष्टाचार से उतना जुड़ नहीं पाता। हाँ, आपने कहा कि महंगाई है तो महंगाई एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर सरकार आपकी आई तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? देखिए, ये बाबा महाकाल की नगरी है, तो यहाँ पर हमें भी फ़ोन आते हैं लोगों के कि हमें दर्शन करने के लिए आना है। और जब हमको उनको ये बोलना पड़ता है कि भस्म आरती करनी है तो आप 200 की रसीद कटवा लीजिए, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, मेरे जैसे लोगों के लिए, कि मैं किसी से भी एक पैसे की भी बात करूं। दर्शन का कैसा पैसा? वो हमारे आराध्य हैं, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है दर्शन करने का, तो हमारे संविधान के भी विरुद्ध जा रहे हैं। और बात धर्म की हो रही है तो धर्म कहाँ है इसमें, जब आप सशुल्क दर्शन करवाते हैं। और आप एक चीज़ देखेंगे, जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको बड़े बड़े वो लिखे हुए दिखाई देंगे, इतने पैसे की ये रसीद, इतने का ये टिकट। मतलब ये प्रतिष्ठान थोड़ी है, मतलब ये मंदिर है तो मंदिर को मंदिर ही रहने दें। और बस यही उज्जैन की जनता सोच भी रही है, क्योंकि उन्हें भी बहुत तकलीफ है। बाहर से आने वाला व्यक्ति जब बताता है कि हम इतना पैसा दे करके और दर्शन करके आए, ये भ्रष्टाचार है और ये खुला भ्रष्टाचार है। जिस बात का कोई पैसा ही नहीं होना चाहिए उसका पैसा लिया जा रहा है। आपके बारे में बात करते हैं माया जी। आप चूंकि 3 बार पार्षद रही हैं तो आम जनता के बीच में तो आपकी पैठ है, लेकिन एक विधायक के तौर पर चूंकि एक बड़ा क्षेत्र आप कवर करती हैं, ऐसे में और चूंकि यहाँ पर लगातार भाजपा रही भी है, ऐसे में आप विधायक के तौर पर लड़ रही हैं, जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं और क्या कारण है कि आपको लगता है कि आप जीतेंगी? देखिए, मैं बात जीत की तो मैं नहीं कर रही, आपने कहा ये। बस मैं एक बात मुझे पता है कि जब आदमी बहुत परेशान हो जाता है, अगर मैं आपसे कोरोना काल की बात करूं तो कोरोना काल वाला जो समय निकला है वो उज्जैन का व्यक्ति तो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या था। पहली बार का कोरोना काल जिसमें लोगों के साथ में ज़बरदस्ती की गई, उन्हें ज़बरदस्ती एडमिट किया गया ले जा करके, और जो हानि हुई, जन हानि हुई, वो व्यक्ति के दिमाग में आज भी बनी हुई है। फिर सेकंड टर्म जो था उसमें पहले से मालूम था कि सेकंड टर्म आने वाला है, तो सरकार ने क्या व्यवस्थाएं बनाई। सरकार की स्थिति ये बनी है कि मतलब अलग से एक ऑल फर्निश्ड एक ऐसा हॉस्पिटल बना था जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के सहित सारी सुविधाएं होना चाहिए थी। वो बनाना तो दूर की बात है, जो थे उनमें भी व्यवस्थाएं नहीं बना पाए। बल्कि आप अगर पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को पर्टिकुलर क्षेत्रों से उन हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दिया गया था। क्या मतलब था इसका? हॉस्पिटल तो आज भी चल रहे हैं, इंचार्ज बनने का क्या मतलब था? और इंचार्ज बन कर के भ्रष्टाचार किया है। ये मुद्दे हैं बहुत बड़े, और उज्जैन की जनता ने कहीं मन में रखा है इसको, और जवाब देंगे। आप लोगों के बीच में जा रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, महिलाएं कितनी आपको देखकर मतलब प्रभावित हैं या खुश हैं? और एक महिला होने के नाते आपको लगता है कि यदि आप विधायक चुनी जाती हैं तो पुरुष के मुकाबले आप ज़्यादा काम कर पाएंगी, बेहतर काम कर पाएंगी, इसको लेकर आप आश्वस्त हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोई महिला अगर जनप्रतिनिधि होती है तो महिलाएं सिर्फ नगर निगम या कलेक्टर कार्यालय से संबंधित काम नहीं, सड़क नाली और इनके काम नहीं, वो उनके घर के भी पारिवारिक कोई मैटर होते हैं तो वो बात करती है। और उन्हें ऐसा लगता है कि ये दीदी हैं हमारी तो बताएंगे कुछ, और ऐसा हुआ भी है कि जब भी बात हुई तो उसमें हल भी निकले हैं। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूँगी आपको कि काम के मामले में भी मेरी स्थिति ये रही है कि मैंने नगर निगम से संबंधित तो किए ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी उससे आगे निकल कर के कोरोना में भी काम किया। जब जनप्रतिनिधि घर में बैठे हुए थे और दाल बाटी बना रहे थे, उसके फ़ोटो आ रहे थे, उस समय पर मैं सड़कों पर थी, जनता के बीच में, उन मजदूर वर्ग के बीच में थी जो रोज़ कमाता खाता है, उसके घर में कुछ नहीं मिल रहा था। सेकंड टर्म में बाबा महाकाली जानते हैं कि उन्होंने कैसे हमें बुद्धि दी और हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आ गए, खरीद करके, खुद के पैसों से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद करके लेके आए। और हमने घर से एक व्यवस्था बनाई जिसमें रजिस्टर बनाया और ये लिखा उसके अंदर कि कौन लेकर के जा रहा है, सिर्फ नाम और एड्रेस, ताकि हम अगर कुछ हो जाता है या वो आ नहीं पाता है तो हमें कैसे लेकर के आना है वो, और वो कहाँ कहाँ पर गया और हम कैसे व्यवस्था बनाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको
बताऊंगी कि महिलाओं से भी संबंधित, ये भी महिलाओं से संबंधित था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय कमलनाथ जी ने एक योजना शुरू की जिसमें 1500 रुपये महीना नारी सम्मान के रूप में, और उनका आदेश था कि आप घर घर जा कर के ये फॉर्म भरवाएंगे। उसका कारण क्या कि वो जो लाइन लगाई थी शिवराज सिंह जी चौहान ने, उससे कई महिलाएं बहुत दुखी थी और उनके घर वालों ने भी उन्हें पीड़ित किया। घर वाले बोलते थे 1000 के लिए तुम लाइन में लगी वहाँ जा कर के। तो वो जो KYC और ये सब हुआ था, लेकिन नारी सम्मान पत्र में ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा कमलनाथ जी ने कहा है कि गैस की टंकी जो आज 1200 की मिल रही है वो सरकार आते ही 500 की मिलने लगेगी, लेकिन उसके लिए कोई लाइन नहीं लगेगी, उसके लिए कोई चेंज नहीं होगा, वो सबको मिलेगी। तो ये भी महिलाओं से संबंधित है। इसके अलावा महंगाई के लिए अभी जो चल रहा है, कमलनाथ जी आएंगे निश्चित चेंज होगा। बिजली के बिल की अगर मैं बात करूं कि अभी फ़िलहाल छोटे घर जो हैं जिनके, वहाँ पर भी 2000, 2500, 3000 से कम के बिल नहीं आते हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा है कि 100 यूनिट तक अगर बिजली आएगी और तो उसका कोई बिल नहीं आएगा, वो माफ़ हो जाएगी, और अगर 100 से ऊपर थोड़ा सा भी होता है तो वो हाफ हो जाएगा। ये योजनाएं हैं और महिलाओं को बहुत अच्छे से याद है। पिछली बार के टाइम में जो 1.5 साल की सरकार थी, उसके अंदर 100 रुपये 100 यूनिट बिजली दिया था, और वो जो 100 रुपये बिल आया था वो भूले नहीं हैं लोग, वो उन्हें याद है, और ये सब महिलाओं से संबंधित है और वो याद रखेंगी और निश्चित है अपनी बहन को वो। अच्छा माया जी, एक सवाल उठता है, बहुत अलग तरह का सवाल है, लेकिन चूंकि आप विदुषी महिलाएं उस पर विचार करती होंगी। ये जो परंपरा चल पड़ी है पूरे देश भर में फ्रीबीज की, और जिसे हम हिंदी में कहें तो मुफ्त की रेवड़ी, हम किसानों को उनके ब्याज माफ़ करने की बात करते हैं, महिलाओं को हम सब्सिडी के नाम पर हम गैस की कीमत आधी करने की बात करते हैं, युवाओं को रोज़गार के नाम पर हम हर महीने भत्ता देने की बात करते हैं। ये जो फ्रीबीज की आदत पड़ गई है और जिसका व्यापारी वर्ग विरोध भी करता है कि भाई पैसा हम टैक्स हम दें, इनकम टैक्स हम भरें, पैसा हम दें और वो पैसा जो है दूसरों को बांट दिया जाए, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर महिलाओं से संबंधित आप पूछ रहे हैं तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हर महिला कमर्शियल नहीं है, हर महिला घर के बाहर जाकर के काम नहीं करती है। तो अगर कोई सरकार उन्हें एक छोटा सा कोई उपहार के जैसा देती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा, युवाओं की बात की जा रही, बेरोजगार जो है, तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि व्यक्ति पढ़ लिख लेता है और माँ बाप पढ़ाई पर इतना खर्च कर देते हैं कि जब वो काम नहीं कर पाता है तो सिर्फ उस बेरोजगार युवा के साथ में दिक्कत नहीं है, उसके पेरेंट्स के साथ में भी दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से अगर दिया जाता है बेरोजगार युवक को तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। या यूँ भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब दी जाती है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें नहीं हैं। और बात मुफ्त की नहीं है, बात है उस कमज़ोर वर्ग की जिसे मिलना चाहिए। ये हक है और आधार है कि अगर पड़ोस में आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है लेकिन साइड में आपके छोटा सा घर है, और अगर वो एक ही टाइम का खाना खा रहा है तो फ़र्ज़ बनता है उस बड़े घर वाले का कि वो उसका ध्यान रखे और वो उसे भी साथ में उतना खिला पाए जितना कि उसके घर में दोनों टाइम खाता है। बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं। भाजपा हिंदुत्व की बात करती, सनातन की बात करती है, लेकिन कांग्रेस भी अब जातिगत समीकरण की बात कर रही है। आपका जो क्षेत्र है, किस जाति पर आपका ज़्यादा विश्वास है, कितना ज़्यादा वोट है जिससे आपको लगता है कि उस आधार पर आप जीत जाएंगी? देखिए, कांग्रेस जातिवाद कभी नहीं करती है, और जातिवाद के ऊपर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप काम करते हैं तो काम की बात कर लीजिए, काम की बात होगी तो आपका समाज आपके साथ खड़ा होगा, और अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो आपका समाज भी आपके साथ नहीं आएगा। तो जातिगत की बात तो मैं नकारती हूँ। आप उज्जैन उत्तर की हम बात करें, यहाँ पर कौन सी समस्याएं हैं कि आप विधायक बनने के बाद में आपके दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट है कि इन समस्याओं को हमको दूर करना है? देखिए, सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल का मंदिर, जितनी प्रसिद्धि बाबा महाकाल की है, महाकाल लोक बनने के बाद में और ज़्यादा यहाँ यात्रियों का आना हो रहा है। मेरा जो विज़न है वो बहुत क्लियर है
कि वहाँ सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि हम अगर बात करें कि इंदौर रोड पर महामृत्युंजय द्वार बना हुआ है, वहाँ से व्यक्ति चल कर के आता है तो उससे पूछना पड़ता है कि महाकाल मंदिर जाना है तो किधर जाना। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 4 रास्ते हैं आने के, और चारों रास्तों पर सैटेलाइट टाउन बना करके बाहर से आने वाली गाड़ियों को वहीं रोक करके एक फूड जोन बना करके सभी तरह का मार्केट डेवलप करके वहाँ से शुरुआत की जाए कि वो जो कन्वेंस हो, चाहे होटल तक व्यक्ति को आना हो या मंदिर आना हो, तो वो कन्वेंस हमारे शहर का हो। इस प्रकार से काम मिलेगा व्यक्ति को। और जो चारों रोड हैं वो 4 लेन, और जैसे बड़नगर रोड है तो ये सिंहस्थ में आता है, तो इसे 6 लेन करने का आने वाले समय में प्रोजेक्ट तैयार करवाएंगे। और जो बनेगा, जैसे कि यहाँ महामृत्युंजय द्वार है तो बाकी तीनों तरफ भी द्वार बन करके एक कॉरिडोर बना करके महाकाल मंदिर तक उसे इस प्रकार से सुसज्जित किया जाएगा कि उसमें छोटे लाउड स्पीकर लगा करके वो उस कॉर्नर से जहाँ द्वार बना होगा, जैसे महामृत्युंजय द्वार है वैसा, तो वहाँ से ओम नमः शिवाय की धुन उसे सुनाई देगी। उसे पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे महाकाल मंदिर तक जाना है तो महाकाल मंदिर का रास्ता कौन सा है। ये विज़न है आने वाले समय का, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब डेवलप हुआ तो हर वर्ग को काम मिलेगा, हर वर्ग इससे प्रसन्न रहेगा। और जो आने वाला यात्री है, जिसे भेड़ बकरी की तरह हकाला जाता है कि नहीं इस गेट से नहीं आओगे, उस गेट से नहीं आओगे, सैटेलाइट टाउन जहाँ पर होगा चारों दिशाओं में जो यात्री आएगा उसे प्रॉपर मैसेज और प्रॉपर जानकारी रहेगी कि कितनी बजे कौन सा दर्शन, पूजन और आरती होती है, आपको किस साइड से जाना है, कैसे जाना है, और आप वहाँ दर्शन पूजन कैसे कर पाएंगे। महिलाओं के लिए कोई आपके दिमाग में प्लान, क्योंकि आप महिलाओं को उम्मीद रहेगी कि आप यदि आती हैं तो उनके लिए क्या करने वाली? मेरा एक मानना बहुत साफ रहा कि घर में जो महिलाएं हैं वो दिन में घर का काम करके सुबह शाम खाना बना करके फ्री होती हैं दोपहर में। तो मैं शुरू से जब महिलाओं के बीच में जाती तो मैं कहती हूँ कि कुछ करना चाहिए, मतलब फ्री बैठने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ भी करो, चाहे घर में बैठकर छोटा कोई काम आप शुरू कर लें। तो छोटे उद्योग धंधे बहुत सारे हैं जो महिलाओं से रिलेटेड होते हैं, और महिलाएं जैसे घर का काम होता है वैसे ही उस काम को एक सामान्य तौर पर चाहे समूह बना करके 10-12 महिलाओं का समूह बना करके काम कर ले घर के अंदर से, इस प्रकार के काम करने की आगे इच्छा है कि मतलब फालतू बैठना और फालतू बातें करना, इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि काम कर ले, काम का पैसा भी आएगा और ज़्यादा अच्छे से गृहस्थी चलेगी। इस धारणा से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं कि जब जब उज्जैन में सिंहस्थ रहा है तब तक कांग्रेस विपक्ष में रही है, ये आपको लगता है कि धारणा ठीक है? देखिए, मैंने बार बार नाम लिया बाबा महाकाल। इस बार भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का घड़ा भर चुका है। बाबा महाकाल ने देख करके उन्होंने ही फोड़ा है। सप्तऋषियों की मूर्ति का कमल के फूल से नीचे उतरना ये साबित करता है कि बाबा महाकाल और सप्तऋषि ने मैसेज दिया है कि अब नहीं। मैं जी, आप चुनाव लड़ रही हैं, महिला के रूप में लड़ रही हैं, लोग आपको चाहते भी हैं, आप पार्षद रही हैं 3 बार, दावा मजबूत है आपका जीत का। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद रखती हैं आप? ये तो नहीं पता मुझे कि कितने वोट, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि अभी तक जो विश्वास हमारे क्षेत्र के मतदाताओं ने दिखाया है, आने वाले समय में भी उनका ये बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार और विश्वास साथ में बना रहेगा। और इवन बच्चे भी तैयार रहते हैं मेरे साथ में, पता नहीं क्यों वो झंडा लेकर के चलते हैं, जबकि वो वोटर नहीं होते हैं, लेकिन वो माहौल बनाते हैं। और इस बार भी वैसा ही माहौल है, और मुझे 100% विश्वास है कि काम के आधार पर, एक सम्मान के आधार पर, और आने वाला समय जो सिंहस्थ भी है और उज्जैन का भविष्य वो देखते हुए, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत यहाँ की गड़बड़ है, तो वो सब बनाने के लिए हमारे क्षेत्र के लोग सोचेंगे। एक चौड़ीकरण भी बहुत बड़ी मुहिम चला रखी, लेकिन जनता परेशान है उससे। तो ये चीज़ ऐसी है कि जनप्रतिनिधि ऐसा हो जिसका विज़न हो कुछ, तो विज़न अगर क्लियर होगा और ये सब मेरे द्वारा उनको बताया गया है तो निश्चित ही उनकी समझ में आएगा और वो आगे अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। माया जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। जय श्री महाकाल। तो माया त्रिवेदी जी जो उज्जैन उत्तर से उम्मीदवार हैं कांग्रेस की,
और बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं, क्योंकि 3 बार पार्षद रही हैं, अलग अलग वार्डों से रही हैं। आम जनता ने उन्हें प्रतिसाद दिया है। विधायक के तौर पर आम जनता उन्हें कितना पसंद कर रही है और क्या वो चाहती हैं कि माया त्रिवेदी जी एक विधायक के तौर पर, कांग्रेस की विधायक के तौर पर सशक्त उम्मीदवार के रूप में, सशक्त विजेता के रूप में सामने आए, ये निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा तब तक का जब तक वोट नहीं पड़ जाते हैं, तब तक का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।